नमस्कार। तो गुजरात के दंगल में इस समय चल रहा है मतदान। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अदिति राजपूत और रोहित विश्वकर्मा। आपको बताएं कि आज सुबह 8 बजे गुजरात के लिए मतदान शुरू हुआ है और सुबह ही रफ्तार में काफी तेज रफ्तार मतदान की देखने को मिली है। ये पहले चरण के मतदान के थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में फीका मतदान हुआ था और इसको लेकर के सभी पार्टियों ने, यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी चिंता व्यक्त की थी। और आज सुबह 11 बजे तक करीब 19% मतदान हो चुका है, जो हालांकि 2017 से थोड़ा कम है, करीब 1% कम है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से कि अपने अपने समर्थकों को, मतदाताओं को घर से निकाला जाए और उन्हें पोलिंग बूथ तक लाया जाए। बिल्कुल। और जो पहले चरण में कम मतदान हुआ उसने राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा चिंता में भी डाला, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी। लेकिन कोशिश यही रही अब कि अब दूसरे चरण में कम से कम इतना मतदान हो जाए कि एक जो क्लियर कट बहुमत है वो सामने आ जाए। कई दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज नजर आए। क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, सब ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप इलाके में निशान स्कूल में मतदान किया, तो गृहमंत्री अमित शाह परिवार के साथ गांधीनगर के नारणपुरा में वोट डालने पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी अहमदाबाद में ही अपने वोट उन्होंने डाला है और गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 63.3% मतदान हुआ था, जो 2017 के मुकाबले करीब 4.4% कम था। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार बीजेपी के मुकाबले सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी है और त्रिकोणीय हो चुका है मुकाबला। और ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं तो इस वक्त वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया था और इसके बाद वहां से अब वो सीधे दिल्ली का रुख करने वाले हैं और यहां आने के बाद एक बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी की, जिसके बारे में अखिलेश आपको थोड़ी देर में और विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के आसिफ भामला जो है वो जुड़ रहे हैं, निशांत रावल प्रवक्ता कांग्रेस के वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवीण राम है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, दिलीप सिंह क्षत्रिय वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। ये जो अब तक का मतदान का प्रतिशत आया है 19.2% मतदान जो है वो सुबह 11 बजे तक हो चुका है, जो अगर 17 से तुलना की जाए तो 1.3% कम है। लेकिन जो पहला चरण हुआ है उसने पहले ही चिंता में डाल दिया है। अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 4 घंटे हैं। हालांकि 4 घंटों में अगर जनता ठीक से निकले तो अच्छा खासा मतदान हो सकता है। लेकिन क्या कुछ लग रहा है आपको इस बार? क्या ये उदासीनता जो वोटरों की दिखी है दूसरे चरण में भी जारी रहेगी क्या? देखिए, ये प्रश्न मेरे लिए है। जी दिलीप जी, आपके लिए है। हाँ, मेरे लिए है ना जी। हाँ, एक्चुअली प्रथम चरण में हमने देखा था कि 3 बजे तक 48% तक मतदान हुआ था। लास्ट का जो 3 बजे के बाद का चरण था ना, वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत भारी गिरावट आई थी। जनरली गुजरात का इतने साल से जो हम वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं ना, उससे एकदम उल्टा हुआ था। पहले ये होता था कि 3 बजे तक एकदम लो वोटिंग होता था और 3 बजे के बाद हाईएस्ट परसेंटेज देखा जाता था। बट इस बार उल्टा हुआ कि 3 बजे के बाद वोटिंग कम हुआ। आज अगेन सिनारियो जो हमने अभी तक देखा है उस हिसाब से थोड़ा सा उल्टा सा लग रहा है कि पहले ये होता था, जैसे अहमदाबाद सेंटर है, अहमदाबाद में 26 सीटें, टोटल 21 सीटें हैं जिसपे वोटिंग होना है। अब अहमदाबाद में वोटिंग जो है वो सुबह में ज्यादा होती थी, जबकि इस बार जो 11-12 बजे तक है वो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्टेड नहीं है कहीं ना कहीं कि वोटिंग परसेंटेज ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर सुबह कम होता है तो यहाँ पे जनरली ट्रेंड ऐसा रहा है। हाँ, हालांकि उल्टा हो सकता है शायद कि शाम को लोग निकले, पर 2-1 चीजें हैं जो इस बार गुजरात को प्रभावित करती हैं। तो शादियों का सीजन है यहाँ पे बड़े पैमाने पे। दूसरा जो ये सीजन है वो एनआरआईज ये गुजरात में बहुत आते हैं इस समय पे, तो उनका फैमिली फंक्शन और उन सब होने की वजह से माइग्रेशन जो एक स्टेट मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट और वो सब भी बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा पहले चरण में भी उसका इफेक्ट देखा गया था, आज भी मतलब वो देखा जा सकता है। सो मेरा मानना है कि शायद एक्सपेक्टेड है कि जो 2017 में वोटिंग परसेंटेज था उससे इस बार कम होगा। तो ये दिलीप जी ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है अदिति जी। उन्होंने बताया कि मान के चला जा रहा था कि ऊब हो गई है लोगों में, मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नहीं है, ये है वो है। लेकिन शादी की जो बात उन्होंने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि केवल गुजरात में है ऐसा नहीं है।
कल जो दिल्ली में चुनाव हुए एमसीडी के, यहाँ पर भी 50% ही मतदान हुआ और उसके पीछे भी बताया गया कि शादियां जो बड़े पैमाने पर हुई, लोगों ने कहा कि शादियों की तैयारियां करें या वोट डालने जाएं। यानी कि अब चुनाव आयोग को शायद तारीखों से पहले ये भी देखना पड़ेगा मौसम कौन सा चल रहा है, शादियों का चुनाव आयोग ऐसा करता है, त्योहार वगैरह जो होते हैं उनको ध्यान में रख करके ही वो चुनाव का कार्यक्रम तय करते हैं, लेकिन ये शादियों का शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। बहरहाल आसिफ भामला जी हमारे साथ हैं। आसिफ जी, क्या ये बीजेपी के लिए भी एक चिंता की बात थी कि पहले चरण में अधिक लोगों ने वोट नहीं डाले? नहीं, चुनाव में लोग वोट डालने अगर नहीं उठते तो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, देश के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि चुनाव जो होता है ये लोकतंत्र का एक उत्सव होता है और इसे बड़े उत्साह से मनाया जाना चाहिए। चाहे शादियां हो, त्योहार हो, ये जरूरी है, लेकिन हमें अपने नुमाइंदे चुनना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दो, ऐसा मेरा मानना है। बट जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं बहुत ही मुतमईन हूं, क्योंकि हालांकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स कहते हैं कि भाई ये त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन मैं ये जरूर बता दूं कि ये एक तरफा लड़ाई है। दूसरे स्तर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, अब उन्हें उनकी जगह मुबारक हो। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, गुजरात की जनता ने हमेशा अपार जो है समर्थन, उत्साह जो है दिया है, और इस बार भी बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत होगी, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार जो है जीत का एक रिकॉर्ड कायम करेगी, ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं। और चुनाव की जिस दिन काउंटिंग होगा, मैं उस दिन शायद आपके चैनल पे रहूंगा, मैं उस दिन भी आपसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस पर कुछ विषय हैं, पिछले बार जो है पाटीदार अनामत का एक बहुत बड़ा विषय था, इस बार जो है वो विषय लगभग खत्म सा हो गया, क्योंकि हार्दिक पटेल वगैरह जो है, जो तमाम इस विषय को लेकर चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ये विषय को काफी हद तक के जो है लगभग खत्म। प्लस अगर आप देखें तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लोग कहते हैं कि भाई इनकम्बेंसी बढ़ता है। मैं कहता हूं चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो है विश्वास बढ़ता है इसी लोगों का। इसीलिए ये जो इनकम्बेंसी फैक्टर जो अमूमन पिछले कई ट्रेंड्स में, पिछले कई सालों में देखा जाता था कि भाई एक बार भारतीय जनता पार्टी की आ गई तो दूसरी बार कांग्रेस की आएगी, तो वो कम होने लगा। ये कहीं ना कहीं भरोसा दर्शाता है, क्यों कि कई निर्णय हैं देश पातळी पर जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं जो योग्य है। अब आर्टिकल 370 ही ले लो, आज ये निर्णय कश्मीर का जरूर है, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि ये स्ट्रॉन्ग निर्णय है। आज आप देखो आतंकवाद जो है, पाकिस्तान जिस तरीके की भूमिका अदा करता था। एक मिनट आपको थोड़ा सा रोकूंगा कि जो मुद्दे आप गिना रहे हैं उसके बावजूद अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बीच में रिजल्ट आए, चुनाव हुए या फिर निकायों के चुनाव हुए, उसमें नतीजे जो है कुछ रुझान दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि शायद आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है, या कुछ और नतीजे कुछ बदले हुए भी हो सकते हैं या ना भी बदले। खैर, बहरहाल एक आंकड़ा मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा और निशांत रावल जी से पूछूंगा कि निशांत जी, 70% से ज्यादा जब मतदान पिछली बार हुआ था जिन सीटों पर, उन सीटों में से ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 15 सीटें, और 11 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने जीती थी, जो कि 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। इस बार 70% से मतदान का आंकड़ा बहुत नीचे गिर चुका है, एक या दो ही सीटें बची हैं जिनमें शायद 70% के आसपास का आंकड़ा टच किया है। क्या लग रहा है, वोटिंग अगर नीचे जाती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है या फायदा होगा? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हर एक राजकीय विश्लेषक का अपना खुद का एक कैलकुलेशन होता है, और जो राजकीय पार्टियां होती हैं उनकी खुद की एजेंसीज होती है, उनके खुद के कार्यकर्ता होते हैं जो एक रिव्यू और कैलकुलेशन अलग से लाते हैं। जो मैथमेटिक्स हमने फेज 1 में देखा, उसमें आपको भी ये क्लियर कट दिखा होगा कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते थे, विधायक बने थे, वहां पे वोटिंग परसेंटेज 8 to 12% कम हुआ। और जहां से जो रूरल एरिया है, जो ट्राइबल बेल्ट है, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे, वहां पे तो वोटिंग 62 से लेके 82% तक गया ही है। सो ये दिखा रहा है कि जो नीरसता गुजरात के वोटर्स में दिख रही, देखिए अदर वे अराउंड में वोटिंग चल रहा है। मैं अपील करना चाहूंगा एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से कि गुजरात के जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं वो सारे वोटिंग करने निकले। अभी भी 5 बजे तक का काफी समय बाकी है, लेकिन जो नीरसता देखने को मिल रही, उदासीनता देखने को मिल रही है, वो क्लियर कट गुजरात की जियोग्राफी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के एंटी में जाता हुआ देख रहा है। लेकिन निशांत जी, जनता पार्टी के हमारे
निशान जी, पिछली बार कांग्रेस ने जितना बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इस बार आप लोग उतना कर पाएंगे? इस बात को लेकर तो कांग्रेस के लोग भी उतने निश्चिंत नजर नहीं आ रहे, वो भी चिंतित है, क्योंकि पिछली बार जितना एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस ने लगाया था, इस बार उतना नहीं दिखा है जमीन पर आप लोगों का। आप लोग कह जरूर रहे कि मुद्दों की लड़ाई आपने लड़ी है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो 27 सालों का इंतजार है वो अब खत्म होगा या नहीं होगा? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आप 2 ही लोग थे मैदान में, अब तो एक और पार्टी आ गई है आपके वोट खींचने के लिए। देखिए अदिति जी, कांग्रेस पार्टी भारत देश के कोई भी राज्य में चुनाव हार सकती है, लेकिन कभी भी विचारधारा की लड़ाई में झुक नहीं सकती। ये विचारधारा की लड़ाई है, अविरत लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई चलते रहने वाली एक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि 2017 में 3-4 जो सामाजिक आंदोलन हुए थे, उसके कंपैरिजन में गुजरात में जब आचार संहिता लगी उसके पहले गांधीनगर के दरवाजे पे आपने देखा कि 30 से ज्यादा डिफरेंट प्रोफेशन और वर्गों की आंदोलन चल रहा था, जिसमें हर कोई मध्यम वर्ग, हर कोई गरीब, हर कोई समाज का तबका के लोग उसमें इन्वॉल्व था। उसमें नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के सारे प्रोफेशनल्स रोड पे थे, आंदोलन के मार्ग पे थे। बल्कि आचार संहिता लग गई तो वो आंदोलनकारियों को भी पता है कि अब सरकार कुछ इसमें निर्णय नहीं ले पाती है, तो वो आंदोलन टेम्पररी बेसिस पे आपको समाप्त दिख रहा है, लेकिन वो आंदोलन अविरत से चलने ही वाला है। समझिए आप मेरी बात को। तो 2017 और 2022 के बीच में 5 साल में जो इश्यूज गुजरात की जनता के लिए पैदा हुए हैं, जो बेरोजगारी, महंगाई के इश्यूज पूरे देश में पैदा हुए, उससे गुजरात भी वंचित नहीं रहा है। गुजरात एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का व्यापारियों का मंडल है। यहाँ पे जीएसटी की वजह से जो नुकसान हो रहा है लोगों को, और हर एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जीएसटी नहीं लगाएंगे, ऐसी छोटी छोटी जीवन जरूरी चीजों के ऊपर भी जब जीएसटी आ गया है तो गुजरात का मिडिल क्लास अभी सेविंग्स करने के लिए कैपेबल नहीं है। जिन मुद्दों की बात निशान जी कर रहे हैं, ये मुद्दे क्या वाकई में चुनाव में मायने रख रहे हैं, खासकर गुजरात के जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा लगातार बना रहा है प्रचार के दौरान? देखिए, जो रोजी रोटी से जुड़े मुद्दे होते हैं वो तो हमेशा ही असर डालते हैं, वो हर चुनाव में असर डालते हैं। और इसीलिए जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो ये पूरी कोशिश करती है बताने के लिए कि पिछले 5 साल में उसने इन मुद्दों पर क्या किया है। ये ऐसा नहीं कि जो पीएम मोदी की सभाएं हों या गृहमंत्री अमित शाह की सभाएं हों या मुख्यमंत्री की सभाएं हों, उनमें उन्होंने इन बातों का जिक्र ना किया हो। वो करते हैं, लेकिन होता यह है कि ध्यान उन बातों पर जाता है जो दिन में थोड़ा सा मसाला हो, चटपटी हो, कांग्रेस पर हमला करे, उनको ज्यादा प्रमुखता दी जाती है, लेकिन बातें होती है। लेकिन मैं यहाँ दिलीप सिंह जी को लाना चाहूंगा चर्चा में। दिलीप सिंह जी, क्या ऐसा हुआ है, आपने इतने सारे चुनाव गुजरात के देखे हैं, कि इस बार चुनाव जो है नीरस रहा, ऐसा लगा कि शायद कोई लहर नहीं है? हर बार जिस तरह की लहर होती है, क्या ये लहर विहीन चुनाव था गुजरात का? जी अखिलेश जी, एकदम मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लहर विहीन गुजरात का चुनाव है। इसीलिए अगर आप देखें ना तो 3 महीने हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। 3 महीने पहले से भाजपा सरकार ने यहाँ पे वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन शुरू किया। प्रधानमंत्री के पिछले 3 महीने के अगर आप दौरे देखेंगे तो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किए। कहीं ना कहीं वो मैसेज था कि वो गुजरात के लिए अभी भी उतना ही कंसर्न है, भले वो दिल्ली में बैठे हैं। तो पहले उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पे गुजरात में एक वेव खड़ा करने की कोशिश की, जो कि खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप चले आइए पिछले 1 महीने में, तो पिछले 1 महीने में पीएम के जो भाषण है, इवन मैं कहूंगा अमित शाह जी के जो गृह मंत्री हैं उनके भाषण है, तो उनमें देखिए तो फिर से वहीं पे कश्मीर 370 रायट्स, 2002 रायट्स और ये सारी चीजें आ गई। तो ये कहीं दिखाता था कि डेवलपमेंट का मुद्दा जो है वो गुजरात के वोटर्स को कहीं ना कहीं उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इवन आपने देखा होगा कि अमित शाह ने लास्ट जो उनका भाषण था उसमें उन्होंने कहा था कि वी टॉट अ लेसन तो एंड आफ्टर दैट देयर इज अ परमानेंट पीस इन गुजरात। तो 2002 का एक ऐसा मुद्दा है कि जो गुजरात के मतदारों को या यूं कहें कि पोलराइजेशन करने के लिए हमेशा से यूज किया जाता है। तो हर तरीके की कोशिश भाजपा की तरफ से हुई, लेकिन एक बात यहाँ पे वो भी है कि जो पीएम ने कहा था उनकी सभा में कि कांग्रेस ने इस बार बहुत ही साइलेंटली काम किया है, और मैं मानता हूं कि उनके वोट भी इस बार साइलेंट हैं। और हो सकता है कि ये साइलेंट वोटर जो है ये परिणामों में कहीं इधर उधर कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं का कैंपेन जो है वो कहीं ना कहीं मोदी से दूर रहा, वो मोदी पे और इवन स्पेसिफिकली उनके पर्सनल अटैक से बचते रहे। 1-2 मुद्दे अगर आप रावण वाला और वो छोड़ दें कि जिसको उन्होंने काउंटर भी किया, पर वो लोग दूर रहे। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि गुजरात में इस बार वेव नहीं है, और अगर हम मोदी पे हमले करने से बचेंगे तो हम लोग इस बार शायद अच्छा या बेहतर कर पाएंगे। तो ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में इवन आप देखिए कि राहुल गांधी भी यहाँ पे बहुत कम आए। उसके पीछे के सब लोगों के अपने अपने रीजंस हैं,
पर हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो खुद ऐसा चाहते थे कि यहाँ आए और उनको लेके और मोदी के बीच में कुछ कंपैरिजन हो और पूरा चुनावी मुद्दा उन्हीं दोनों के बीच में आके अटक जाए, तो इसलिए भी उन्होंने शायद अवॉइड किया है। तो बड़े नेता इवन प्रियंका गांधी भी, उनका 3 बार यहाँ प्रोग्राम तय हुआ लेकिन वो आई नहीं। तो कहीं ना कहीं मुद्दों से दूर रह के कांग्रेस ने अपना काम किया और भाजपा ने नैरेटिव सेट करने का काम किया, पर हुआ नहीं। और पहली बार मैंने देखा है ऐसा कि अब तक के चुनाव में ये होता था कि भाजपा नैरेटिव सेट करती थी और बाकी की पार्टियां इधर उधर घूमती थी, पर इस बार आम आदमी पार्टी देखिए कि उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए, भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उनके नैरेटिव में फंसती नजर आई। अरविंद केजरीवाल प्रॉमिस करते थे और भाजपा सरकार आके वो अनाउंसमेंट करती थी, वो पुलिस पे ग्रेड का मुद्दा हो, टीचर का हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो, कि सारी चीजें हो। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि नैरेटिव कहीं सेट नहीं हो पाया, कहीं खड़ा नहीं हो पाया। एक बड़ी चीज आपने एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग परिप्रेक्ष्य रखा है पूरी चीजों को देखते हुए। प्रवीण राम भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, ये बताइए कि साइलेंट किलर बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसके वोटर जो है साइलेंट है, चुपचाप है, बोल नहीं रहा है। हालांकि हमने देखा है कि बीजेपी के वोटर को साइलेंट बोलते रहे लेकिन साइलेंट होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपका क्या नजरिया है, आम आदमी पार्टी का वोटर साइलेंट है, हल्ला कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, देखो, इस बार गुजरात में जितने भी साइलेंट वोटर हैं, वो सब लोग इस बार ये बात बता रहे हैं कि गुजरात में ज्यादातर वोटर इस बार साइलेंट रहे। तो उसका सीधा सा मतलब तो यही है कि वो सत्ता के विरुद्ध में मतदान करना चाहते हैं। और सत्ता के विरुद्ध में यदि मतदान करने की बात आती है तो 2 विकल्प उसके सामने आते हैं, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी। कांग्रेस अभी गुजरात में विकल्प के तौर पे अभी नहीं है, खड़ी भी नहीं है, ग्राउंड पे भी नहीं है। लोग तो साइलेंट है, किंतु कांग्रेस के बड़ी मजे की बात यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी साइलेंट है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो सब साइलेंट खड़े हैं। मीन्स अभी गुजरात की जनता जो साइलेंट मोड पे खड़ी है, वो आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पे देख रही है और ये सब आम आदमी पार्टी की ओर मतदान करने जा रहे हैं। और 110% मैं बता रहा हूं कि ये इस बार गुजरात का चुनाव कुछ अलग सा चुनाव है। इस बार सब जो आंकड़े निकालने वाले लोग हैं, आंकड़े निकालने वाले नेता है, वो भी सब स्तब्ध है कि क्या होगा, कौन सा क्या परिणाम आएगा। किसी को हम पूछते हैं तो सब ऐसा बता रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है इस बार क्या होने वाला है। तो मैं गुजरात में और पूरे भारत में यही बताना चाहता हूं कि जब झाड़ू का जादू चलता है तब किसी को पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं इन सभी लोगों को बताना चाहता हूं। मैं आपको रोकूंगा प्रवीण जी, क्योंकि इस समय जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये हैं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से आ रही हैं और यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक शुरू होने जा रही है। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आज सुबह उन्होंने गुजरात पे अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, उसके बाद वो सीधे दिल्ली आए हैं और इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अब से कुछ देर बाद उनका संबोधन भी होगा। आपको बताएं कि ये जो 2 दिनों की बैठक है, बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई है। अगले साल कर्नाटक के चुनाव शुरुआत में है, इसके बाद साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इसके बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसकी तैयारियों पर भी चर्चा होगी। गजब है। लेकिन अखिलेश जी देखिए कि एक चुनाव चल रहा है और दूसरा चुनाव पैरेलल, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, वो भी दिल्ली में। एक राज्य में चुनाव चल रहा है, एक मशीनरी जो है इनकी वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम शुरू हो चुका है दूसरे चरण। यही बात हमने देखी थी अखिलेश जी, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे 5 राज्यों के, उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ा रोड शो वहां पर किया था। और जो बाकायदा पूरे सूरत शहर को या अहमदाबाद शहर को जहां पूरा सजाया गया था, उन्होंने लंबा एक रोड शो किया था। तो तैयारियां जो है उस तरह से लगातार बीजेपी कर रही है, रुक नहीं रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, धीरे धीरे उसकी जमीन भी खिसकती जा रही है और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर जगह लेती जा रही है। खासकर यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के निशांत रावल जी जुड़े हुए हैं। निशांत जी, यहाँ पर बात एक ये भी है कि किस तरह से धीरे धीरे करके राज्य आपके हाथ से निकलते चले गए। अगर वोट शेयर की बात करें वो अभी भी वहां पर है, लेकिन अगर 27 सालों के बाद भी, अच्छे प्रदर्शन के बाद भी अगर आप उन्हें वोटों में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक नाकामयाबी के तौर पर देखा जाएगा कांग्रेस की, खासकर गुजरात की अगर मैं बात करूं। अदिति जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। बिल्कुल लीजिए। मैं बहुत क्लियर कट आंसर देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जब प्रधानमंत्री के पद पे 2014 में आए, उसके बाद भारत देश में 24 अलग अलग प्रकार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। बहुत बड़े बड़े स्टेट्स, राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, आप देख लीजिए, बिहार में से गठबंधन टूट गया, जम्मू कश्मीर में से गठबंधन टूट गया, 19
19 ऐसी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने एनडीए का अलायंस तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कोई ऐसी बड़ी पार्टी अलायंस में बची नहीं है जो 2024 में उनको मदद कर सके। दूसरी बात, ये 2022 के चुनाव में दो चीजें होने वाली है। एक तो भारतीय जनता पार्टी वालों को गांधीनगर का मंत्रालय खाली करना पड़ेगा, और दूसरा, आम आदमी पार्टी परमानेंटली गुजरात की जमीन से साइलेंट हो जाने वाली है। साइलेंट वोटर्स की ये लोग बात करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी टोटली साइलेंट हो जाने वाली है। आपने देखा होगा कि इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। जितनी गुजरात में टोटल सीटें हैं, इतने तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, और वो सभी चुनाव लड़ रहे थे। आप मुझे लगता है निशांत जी बहुत ही हल्के में ले रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अभी पंजाब में उन्होंने आपको हराया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया है। भाई, पंजाब का सिचुएशन और सिनारियो और जियोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट था। आप पहले एक काम कीजिए, आप दिल्ली की हवा साफ करने में लग जाइए। बाकी का भारत देश का चिंता हम लोग संभाल लेंगे। निशांत जी, प्रवीण जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर एक बार। जो आप कह रहे हैं कि जितनी सीटें नहीं, जितनी सीटें हैं गुजरात में, उतने तो कांग्रेस। जी प्रवीण, एक बार प्रवीण जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले तो वो भूल गए, वो जो मीडिया के पत्रकार मित्र है उसको इस आंसर दे रहे हैं कि आप दिल्ली की हवा साफ करने लग जाइए। अरे साहब, वो तो पत्रकार है, वो तो अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। अब बात ये दूसरी बात, उसने ऐसा बोला कि गुजरात में आम आदमी पार्टी साइलेंट हो रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी साइलेंट हो जाएगी। निशांत जी, उनको अपनी बात करने दीजिए। निशांत जी, आपको मौका मिला है, आप उनको जवाब देने दीजिए प्रवीण जी को एक बार। जवाब पहले 1 मिनट में जवाब सुनिए। आपने 1 मिनट मांगी थी, मैं आपसे 1 मिनट मांग रहा हूं, मेरा जवाब सुनिए। आप बता रहे हैं कि गुजरात में से आम आदमी पार्टी साइलेंट हो जाएगी। अरे साहब, आपके नेता तो अभी भी साइलेंट है। आपके राहुल गांधी कहां पे है? आपके सोनिया गांधी जी कहां पे है? यहाँ प्रचार के लिए कोई नेता नहीं आया है। आपके सब नेता साइलेंट अभी भी है। और देखिए, पंजाब में आपने ये देखा, आपने ये बताया कि पंजाब में तो कुछ सिनारियो अलग था। दिल्ली में भी आपने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, ऐसी बात आपने कई बार दोहराई। दिल्ली में जब सरकार बन गई, फिर आपने बता दिया वो दिल्ली की बात तो कुछ अलग थी, छोटा सा शहर था। फिर पंजाब की बात आई तो पंजाब में भी आप बड़ी बड़ी बातें ऐसा बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। अब पंजाब में भी हो गया, पंजाब में भी सरकार बन गई। अब आप ये ऐसा बता रहे हैं कि पंजाब का सिनारियो अलग था। सर, अभी 8 तारीख आने दीजिए। 8 तारीख के बाद फिर मैं आपके पास से यही जवाब। गुजरात में बात अलग थी। दूसरा कांग्रेस वाले लोग ऐसा बताते हैं, कांग्रेस वाले ऐसा आप दोनों से एक गुजारिश आप अपनी बात एक करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक छोटे से ब्रेक से पहले एक बात रखना चाहूंगा आप दोनों के सामने कि देखिए, मैं 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। बोलिए। ये बता रहे कांग्रेस वाले कि सर्वे में नहीं आ रहा है और ऐसा खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। हम दिल्ली में भी सर्वे में नहीं आए थे, हम पंजाब में भी सर्वे में नहीं आए थे, किंतु भूलिए मत, हम सरकार में जरूर आए थे। तो हम गुजरात में भी सर्वे में यदि आए ना आए। देखिए, 2 चीज यहाँ पे बता दे प्रवीण जी, हारी हुई पार्टियों को आप उतना मौका दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई समय है नहीं। आसिफ जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। जो बात आप कह रहे थे कि 370 का आपने जिक्र किया और भी बातों का जिक्र किया, लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं गुजरात से, वो कह रहे थे किस तरह से जो इमोशनल इश्यूज हैं उन्हें हाईलाइट करने का बीजेपी प्रयास कर रही थी। वो चाहे 2002 का दंगा हो या हिंदुत्व से जुड़े दूसरे मुद्दे हो, तो एक तरह से ध्रुवीकरण का प्रयास भी बीजेपी कर रही थी। तो 27 साल सत्ता में रहने के बावजूद इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर काम किया है तो काम बोलना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं कांग्रेस का जो प्रवक्ता है उनका जवाब दूंगा कि वो कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा बयान मोदी जी से के खिलाफ कहने से बचते रहे पूरे चुनाव भर में। और साइलेंट चुनाव किया। अब ये साइलेंट कितना है पता नहीं। इनके जो नेता है वो महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों की उन्हें ज्यादा चिंता थी जहां चुनाव दूर दूर तक नहीं है, जहां गुजरात की जनता और उनके उम्मीदवार जो उनके खांदे को महरूम थे और जो उनकी उपस्थिति को की जरूरत थी जहां, वहां तो वो गए नहीं। खैर, ये उनकी पार्टी का अंदर विषय, लेकिन उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है पंत प्रधान जी को रावण कह रहे थे, सबक सिखा देंगे। तो ये बात नहीं है कि उन्होंने इस बार कोई अपने बयानात से परहेज किया। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि जितना वो
हमें बुरा कहेंगे, जितना हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो गुजरात में इतने लोकप्रिय, उनको बुरा कहें, क्योंकि देखिए गुजरात की जनता का एक इमोशनल अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग, एक रिश्ता है। लेकिन और आसिफ वही जी, आप अखिलेश जी के सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सुनिए, और वही कारण है कि 27 साल से ज्यादा आज भी मोदी कनेक्ट वाबस्ता है, और इतना है, इतना ही नहीं, और ये और ही मजबूत होता है। और क्यों कि कई चुनौतियां आई, मैं ये नहीं मानता कि चुनौतियां नहीं आई। देखिए जहां तक बेरोजगारी का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा, ये विश्व भर का विषय है और ये आम जनता भी जानती है। दो अढ़ाई साल कोविड में गुजारे हैं, उसके बावजूद भी आज देश उस परिस्थिति में है कि मुकाबला कर रहा है, परिस्थितियों से जूझ रहा है। ये नहीं कि हम कहेंगे कि भाई नहीं है ये परिस्थितियां हैं, और ये किस देश में नहीं है। आपने देखा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, पाकिस्तान, इनका क्या हाल है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी और बाद में पहुंचेंगे, पहले देश की बात कर लेते हैं। और ये भारत जैसा देश है। ये नहीं पूछा गया था सवाल, आपसे ये पूछा गया था कि आप इमोशनल इश्यूज उठा रहे हैं, क्या आपके पास अपने काम की चीजें नहीं है गिनवाने के लिए, उपलब्धियां नहीं है? और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली है कि ये भारत है, भारत में 30-30 साल 35-35 साल तक की सत्ता देखी और परिवर्तन भी देखा है और सडनली देखा है। 40-40%, 50-60% रखने वाले वोट भी बदल देती जनता। जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, साइलेंट है, वोकल है, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब चुनावों की बात गणना शुरू हो जाएगी। फिलहाल एक छोटे से वक्त है ब्रेक का, ब्रेक बाद फिर जुड़ेंगे इस कवरेज में। तो गुजरात में इस समय दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, और जैसा कि तुलना की बात हो रही कि पहले चरण में कम मतदान हुआ था, तो इस बार कोशिश यही है कि दूसरे चरण में अधिक से अधिक मतदान हो। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तमाम बड़े नेताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और दूसरी तरफ वोट डाल करके पीएम मोदी यहाँ दिल्ली भी आ गए हैं, और यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक भी हो रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। आसिफ हमला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक चुनाव अभी चल ही रहा है और दूसरे चुनाव जो कि अगले साल होने हैं, उनकी तैयारी आज से शुरू करना, ये क्या संदेश देने की कोशिश है बीजेपी की ओर से? आसिफ जी ने शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन निशांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के बारे में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में उस तरह की ताकत नहीं लगा रही थी, और अभी कुछ देर पहले हम जयराम रमेश को भी सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर गई है, तो वो ये कह रहे थे कि चुनाव पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं है, ये यात्रा चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है, आप इसको परिणाम से जोड़ करके मत देखिए। लेकिन राजनीतिक दल जब उतरता है, चुनाव मैदान में उतरे या फिर आप जनता के बीच में जाते हैं, तो कोशिश तो यही होती है और होनी भी चाहिए कि चुनाव जीतें। देखिए अखिलेश जी, बिल्कुल चुनाव का पर्व चल रहा था, हमने चुनाव को चुनाव के हिसाब से ही लड़ा है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी चुनाव लक्षी पार्टी है। वो बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता भी बोलते हैं, वो 24/7 चुनाव के मूड में होते हैं। उनके मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, वो चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। देश में भले कुछ भी घटनाएं बनना शुरू हो जाए, गुजरात में बने। देखिए कांग्रेस प्रजालक्षी पार्टी है। हम पिछले 3 साल से, जब से कोविड का इश्यू शुरू हुआ है, तब से हम प्रजा के बीच में रहे हैं। और इस बार भी हमने कोल्ड वेव से चुनाव की स्ट्रेटेजी अपनी बदली थी, और हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमें गुजरात की जनता जो आंदोलन के मार्ग पे, वो आंदोलनकारियों के साथ मिलकर हमें काम करना था। हम घर घर गांव गांव गली गली जाके लोगों को समझा रहे थे कि यही गुजरात में कांग्रेस ने 30 साल शासन किया है, और 30 साल के शासन में हमने जो गवर्नमेंट मशीनरीज की स्थापनाएं की, हमारे समय में जो सरकारी नौकरियां थी, ओल्ड पेंशन स्कीम सबको मिल रही थी, ये जो सारी योजनाएं बीजेपी के शासन में 27 साल से बंद हो गई है, वो हम 2022 में शासन में आते ही शुरू कर देंगे। हमने सबको मेडिकल इंश्योरेंस की बात की। ये सारे मुद्दे हम 1-to-1 डोर टू डोर कैंपेनिंग में 1-to-1 लोगों के साथ डिस्कस करते थे और लोगों को समझाते थे कि ये गुजरात विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों की असर नहीं होती है। गुजरात में आपको जो कमिटमेंट दिया गया था 2017 में, वो कमिटमेंट 70% पूरे नहीं हो पाए, तो 2022 में कैसे होंगे? हम ये बातें करके साइलेंटली लोगों को 1-to-1 समझा के ये चुनाव में गए, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इस बार बहुत ही ज्यादा है अखिलेश। बिल्कुल। प्रवीण जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि ये तो आपको मानना होगा कि अभी गुजरात में संगठन के तौर पर आप उतने मजबूती से नहीं पहुंच पाए हैं, आप गांव-गांव तक पहुंच पाए हो, ऐसा नहीं हुआ है। ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है। ऐसे में आप लोग सरकार बनाने का दावा कैसे करते हैं? आपके जब संयोजक है वो जाते हैं तो वो कागज पर लिखकर दे रहे हैं, कोरे कागज पर, कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में।
देखिए, जो आपने बताया वो बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आपने बताया कि संगठन के तौर पे इतनी मजबूती नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि जब प्रथम फेज में कोई पार्टी चुनाव में उतरती है तो जाहिर के तौर पे संगठन इतना मजबूत नहीं हो सकता, किंतु यहाँ थोड़ी सी बात अलग ये है कि जो जनता जनार्दन है उसने आम आदमी पार्टी के लेकिन संगठन की प्रवीण जी, कमियां 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था। 2017 में भी आप आपकी पार्टी चुनाव मैदान में सभी सीटों पे जमानत जब्त हुई थी आपकी। नहीं, देखो, ये 17 की बात अलग है, 22 की बात अलग है। 17 की बात तब आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव में नहीं उतरी थी। 22 में जो चुनाव में उतरी है उसमें जो हमारा संगठन की थोड़ी जो कमियां है वो जनता जनार्दन खत्म करेगी, पूर्ण करेगी। दूसरा, इस बार चुनाव में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुजरात के चुनाव में एक बात इस बार जो अलग सी आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि कई सारे सीटों से मैंने कई लोगों को फोन किया, कई सीटों से मुझे फोन भी आ रहे हैं। कनेक्शन लग रहा है टूट रहा है इनका। प्रवीण जी, आवाज आ रही है? खैर, उत्तराखंड कनेक्शन टूट जाएगा इनका। देखिए, यहाँ भी तीर छोड़ रहे हैं आप। उत्तराखंड के बारे में भी बहुत सारे दावे किए गए, तो वहां के नतीजे भी हमारे सामने हैं। वहां भी बहुत कहा गया था किस तरीके से आगे होगा। फिलहाल इस बहस को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो किसका होगा गुजरात, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। आज दूसरे दौर का मतदान चल रहा है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ भामला है बीजेपी से, निशांत रावल है कांग्रेस से और प्रवीण राम है आम आदमी पार्टी से। आसिफ जी, यहाँ पर आपसे हम पिछली बार बात करना चाह रहे थे लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी कि आज जो आप लोगों की पदाधिकारियों की जो बैठक होने जा रही है, क्या संदेश यहाँ पर बीजेपी देना चाह रही है, क्योंकि अभी तो दूसरे दौर का मतदान ही यहाँ पर चल रहा है, नतीजे तक नहीं आए और आप लोग अगले चुनाव में लग गए। सॉरी, मैं फिर से आप रिपीट करें प्लीज। अगले चुनाव की तैयारियों में आप लोग लग गए। आज दिल्ली में पदाधिकारियों की बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के साथ, क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी? देखिए, ये कोई नया प्रथा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जहां एक चुनाव खत्म नहीं होता है वहां दूसरे राज्य में जहां चुनाव है वहां रुख हो जाता है पार्टी का, क्योंकि पार्टी एक सीरियस चुनाव लड़ने की रणनीति को पहले दिन से तैयार करती है। ऐसा नहीं कि चुनाव आया हम गए प्रचार करने। आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से गुजरात में तमाम जो देश के बड़े नेता है वो वहां जो है तैनात है। और ये तो आप राज्यों की चुनाव की बात कर रहे, एक सादा कॉर्पोरेशन का भी जब चुनाव होता है, आपने देखा होगा हैदराबाद में या अन्य राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी उसमें लगती है, क्योंकि चुनाव जीतना और चुनाव के परिणाम जब आपके हित में आएंगे तभी तो जाके आप लोगों के कामों को अंजाम दे सकोगे। तो यही आरोप आसिफ जी अब वक्त कम है, सुनिए अब वक्त कम है, यही आरोप कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है कि आप सिर्फ चुनाव ही जीतने में रह जाते हैं, आप मुद्दों को छोड़ देते हैं। पूरा करने दीजिए। चुनाव है गुजरात में और आपके नेता जा रहे राजस्थान में जहां 2 नेता लड़ रहे हैं, वहां पब्लिक जुटाने में इतनी उनको परेशानी आ रही है कि पैसे देकर लोगों को जुटाना पड़ रहा है। ये तो आज के न्यूज ने अखबार में आज फ्रंट पेज देखा जा रहा है। तो भाई जहां चुनाव है वहां तो आपने उन्होंने सहारा दिया नहीं। वहां के जो उम्मीदवार जो बड़ी उम्मीद की किरण और बड़ी उम्मीद के से आपकी ओर देख रहे थे, आपने उनको देखा नहीं, आपने उनकी समस्याएं आपको उनके एक पे रोकना चाहूंगा। आपको उनकी भीड़ कम दिखाई दे रही, लेकिन फिलहाल एक आंकड़े आ रहे हैं, उस आंकड़े को जनता को बता देते हैं कि इस बीच जो आंकड़ा आया है वो बता रहा है कि अभी जो फ्रेश है 34.7% मतदान हुआ है और 38.4% पिछली बार 2017 में हुए थे। यानी कुल मिला के वो पोलिंग बूथ पर जनता की भीड़ कम हो गई है और 3.7%, करीब करीब 4% कम मतदान अब तक हुआ है। और याद रखिए, पिछली बार जो गैप था 2012 के बाद 2017 में जो गैप था वो कम हो गया था बीजेपी कांग्रेस के बीच में। और अगर 4% का मतदान कम होता है तो इसका समीकरण पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इस पर आस लगाए जो बैठी है वो पार्टी है प्रवीण जी आपकी। आपको क्या लग रहा है, ये मतदान कम जा रहा है, ये अच्छे संकेत हैं आपके लिए या बुरे संकेत हैं? कम हो रहा है वो बीजेपी के लिए बुरे संकेत है
और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत, क्योंकि सिटी का मतदान बहुत कम हो रहा है, जो बीजेपी की वोट बैंक मानी जाती है वहां मतदान कम हो रहा है। दूसरी मैं अगली बार बात कर रहा था, मेरी बात कट हो गई थी, मैं ये बता रहा था कि गुजरात में एक अलग सी बात इस बार ये हो रही है कि कई सारे लोगों का फोन आ रहा है जो हम उसको पूछ रहे हैं कि भाई वो बता रहे सामने से कि हमने झाड़ू चलाया। जब उस सीट में हम जाके देखते हैं तो वहां उसकी जाति का ही प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी से खड़ा होता है। हम उसको पूछते हैं कि भाई आपकी जाति का बंदा था, क्यों उसको मत नहीं दिया? तो उसका जो आंसर आता है वो बहुत महत्वपूर्ण आंसर मैंने सुना है। वो लोग बता रहे हैं कि आज तक अपने जाति के लोगों को हमने जिताया है, कुछ नहीं पाया है। यदि हमारे जाति को बंदे को हम यदि जिताते हैं तो क्या हमें 300 यूनिट बिजली फ्री हमारे घर को मिलेगी? क्या मेरे बच्चे को स्वास्थ्य मिलेगा, उसको अच्छा शिक्षा मिलेगा? ये जो गुजरात के लोग इस बार मन बना के बैठे हैं कि इस बार तो हमें झाड़ू को ही मत देना है, बड़ी बात है। दूसरी बात मैं बस अपनी बात खत्म कर रही हूं। यहाँ पर वक्त की कमी है। निशान जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अब वक्त नहीं है हमारे पास, आप दोनों ने अपनी बात रखी। जी निशान जी आप बताइए। मैं बहुत ही कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा हूँ सारे डेटा। सिटी की जितनी सीटें हैं वहां पे 21 से लेकर 25% से ज्यादा वोटिंग नहीं हो रहा है। और जो गांव की सीटें हैं, ट्राइबल सीटें हैं, जहां पे कांग्रेस का परचम ऑलरेडी 2017 में था, वहां पे 35% से ज्यादा वोटिंग हो रहा है। ये साबित कर रहा है एंटी इनकम्बेंसी। आप देख लीजिएगा रिजल्ट बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भयावह आने वाले हैं। और 8 तारीख को अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे मैं बिल्कुल आऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब भी दूंगा इसका। हम भी इंतजार करेंगे कि 8 तारीख को आप तीनों में से किसको बधाई देनी है, किसको शुभकामनाएं देनी है। नहीं अब वक्त नहीं है। नहीं प्रवीण जी माफ कीजिए। नहीं बिल्कुल गुजरात में नहीं अब वक्त की कमी है। बिल्कुल अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और हम भी इंतजार करेंगे कि 8 तारीख को गुजरात जो है जिसके कम परसेंटेज अभी दिख रहे हैं वोटिंग में, आखिर वो किसकी तरफ जाते हुए नजर आएंगे।